नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है उनको कह सकते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले लाइट सर्विसेज के एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में, हाई कोर्ट के क्लर्क का एग्जाम है, बाकी भी आपके बहुत सारे एग्जाम हैं, उन सभी में जो है आपकी डेफिनेटली हेल्प जो है वो करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, रिसेंटली द फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो पहला, किस देश में जो है वो पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर जो है वो इसका उद्घाटन किया गया है। तो देखो, ये यूएई ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अबू धाबी में जो है, अबू धाबी में क्या किया गया है, ये मंदिर जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो विजिट पर गए थे, यूएई के विजिट पर, तो वहां पर जाकर जो है वो इस मंदिर को जो है वो इस मंदिर का जो है इनॉग्रेशन किया गया। और भी इंपॉर्टेंट जो है वो एग्रीमेंट साइन किए गए, परंतु जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो क्या गया है, ये जो मंदिर है ये बनाया किसके द्वारा गया है। तो अबू धाबी में जो है जो बोचाशनवासी अक्सर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था है एक, इसके द्वारा जो है वो इस मंदिर को जो है वो बनाया गया है। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है, जिसको BAPS कहा गया, ये ज़रूर ध्यान रखें। और ये फर्स्ट हिंदू टेम्पल है यूएई में, अबू धाबी में ये फर्स्ट हिंदू टेम्पल है। आपको पता है ये जो अबू धाबी हो गया, यूएई, ये जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ है, तो यहाँ पर एक हिंदू टेम्पल होना बहुत बड़ी और बहुत प्राउड की बात है इंडिया के लिए। साथ में ही आपने यहाँ से कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी जो है वो ध्यान रखना है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कौन सी कंट्री ने जो है वो इंडियन नेवी के ऑफिसर्स जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उनको रिहा जो है वो कर दिया है। तो वो कतर कंट्री है जिसने रिहा किया है। अब ये क्यों इसके साथ लिंक होता है, ये लिंक इसलिए होता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जब यूएई की यात्रा में गए थे, तो यूएई की यात्रा के दौरान जो है वो इन्होंने कतर में भी जो है वो छोड़े गए भारतीय नौसेना के जो पूर्व के जो सैनिक थे उनको छोड़ा गया, तो वो उसके साथ लिंक किया गया। कतर भी इन्होंने विजिट किया यहाँ पर जाकर, और यूएई की कैपिटल आपने ध्यान रखनी है। अब यहाँ से एक और बात ध्यान रखें कि COP28 जो हुई थी वो कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट की गई थी, वो यूएई के द्वारा ही जो था वो होस्ट की गई थी। तो COP28 का क्वेश्चन भी जो है वो यहाँ से बन सकता है, क्योंकि जब COP28 हुई है ना, तो उस महीने के क्वेश्चंस करंट अफेयर में बन सकते हैं। ठीक है जी, तो COP28 भी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं, हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको ICJ कहा गया, इसके जो है वो न्यू प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, वो कौन जो है वो बनाए गए हैं। देखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है, वो नवाब सलाम को जो है वो बनाया गया है। नवाब सलाम, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जज हैं ये नवाब सलाम जिनको बनाया गया है। और ये आपने ध्यान रखना है कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो है वो हेग में स्थित है, हेग में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसकी स्थापना की हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कौन से ईयर में जो था वो हुई थी, तो वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इसकी स्थापना जो था वो कब हुई थी। देखो, इसकी स्थापना जो था वो हुई थी 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। एग्जैक्टली बात करें तो जून 26, 1945 को था वो इसकी स्थापना की गई थी। सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। एक चार्टर था जिसके द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। हेडक्वार्टर इसका हेग में जो है वो स्थित है। 1946 से इसने अपना काम करना जो था वो स्टार्ट कर दिया था। अब ये हेग कौन सी कंट्री में पड़ता है, नीदरलैंड कंट्री में जो है वो ये पड़ता है। तो ये भी ध्यान रखें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। तो यहाँ से आपको दलवीर भंडारी का नाम जो है वो ध्यान होना चाहिए। दलवीर भंडारी का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी जो है वो जज हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, और ये जो है फॉर्मर में जो है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो रह चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट रह चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट है वहाँ के जज रह चुके हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है या फिर बना है एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये भी जज हैं वहाँ के। और प्रेसिडेंट जो अभी बनाया गया है वो बनाया गया है नवाब सलाम को, ये इनका नाम ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम्स द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी। तो बोलते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी जो है वो बनी है। अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी जो है वो कौन सी कंट्री जो है वो बनी है, तो वो बनी है अभी वो जर्मनी बनी है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। जर्मनी ने जो है वो ओवरटेक किया है किसी कंट्री को, तब ये बनी है। कौन सी कंट्री को ओवरटेक किया है, तो जापान को ओवरटेक करके जो है ये बनी है।
क्वेश्चन पूछने वाला इस तरह से भी क्वेश्चन को डिज़ाइन कर सकता है कि जर्मनी जो है वो थर्ड वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकॉनमी बनी है, तो किसको इसने ओवरटेक जो है वो किया है, तो इसने जो है वो जापान को जो है वो ओवरटेक किया है। अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड नंबर पर जो है वो कौन कौन सी इकॉनमीज जो है वो रहती हैं, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पर जो है देखो फर्स्ट नंबर पर रहती है ऑब्वियसली यूएस, और सेकंड नंबर पर जो है वो चाइना जो है वो रहती है। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो है जर्मनी आ गया, चौथे नंबर पर जो है जापान आ गया। और अब हम बात करें कि हमारा देश भारत जो है वो कौन से नंबर पर आता है, तो उसके बाद हमारा देश भारत जो है वो 5वें नंबर पर जो है वो आता है इंडिया, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद छठे नंबर पर जो है वो यूके आता है, 7वें नंबर पर फ्रांस आता है, 8वें नंबर पर इटली आता है, 9वें नंबर पर ब्राज़ील आता है, और 10वें नंबर पर जो है वो कनाडा आता है। तो ये भी आप टॉप 10 की कंट्रीज़ ध्यान रखें, एटलीस्ट 5 तो याद होनी ही चाहिए आपको, परंतु टॉप 10 अगर आपने सुनी होगी तो आपकी डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो एग्ज़ाम में करेगा। ठीक है जी। तो जापान पहले तीसरी बड़ी इकॉनमी हुआ करती थी, अब जापान जो है वो चौथे नंबर पर चला गया, जर्मनी ने उसको ओवरटेक कर लिया, ये ध्यान रखना है आपने। क्योंकि जब इस तरह की सफलिंग होती है ना, थोड़ी सी ऊपर कोई कंट्री चली गई और किसी का रैंक नीचे आ गया, तो वो क्वेश्चन एक बन जाता है, यहाँ से वो क्वेश्चन आपको क्रैक करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है हमसे, बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लीगलाइज्ड सेम सेक्स मैरिज, तो बोलते हैं कि कौन सी कंट्री ने अभी हाल फिलहाल में जो है समलैंगिक विवाह को जो है वो क्या किया है, वैध जो है वो कर दिया, उसको लीगलाइज जो है वो कर दिया गया है। अगर हम बात करें कि लीगलाइज जो है वो कौन सी कंट्री के द्वारा किया गया है, तो ये ग्रीस कंट्री के द्वारा जो है वो कर दिया गया है। अब देखो ग्रीस कंट्री ने जो है वो सेम सेक्स मैरिज को जो है वो लीगलाइज किया है, तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो हम बात करें कि लीगलाइज किया गया है, तो पूरी बात यहाँ से क्या है, क्वेश्चन और किस तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखें, देखो ग्रीस जो है वो फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन नेशन जो है वो बन गया है, क्रिश्चियन कंट्री ऐसी बन गई है ये, जिसने जो है वो सेम सेक्स मैरिज को जो है वो क्या किया है, लीगलाइज जो है वो किया है। अगर हम बात करते हैं ग्रीस कंट्री की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है, क्योंकि एग्जाम में कैपिटल भी पूछी जा सकती है, तो इसकी कैपिटल का आपने ध्यान रखना है कि ग्रीस की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है, एथेंस में जो है वो इसकी कैपिटल स्थित है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कहाँ पर इसकी कैपिटल जो है वो स्थित है, तो यहाँ पर देखें एथेंस में जो है वो इसकी कैपिटल स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। और ग्रीस की करेंसी भी अगर आपसे पूछ ली जाए कि ग्रीस की करेंसी जो है वो क्या है, तो यूरो जो है वो इसकी करेंसी है। ठीक है जी, करेंसी भी आपको याद रह जाएगी। तो ग्रीस फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन नेशन जो है वो बना है, जिसने लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज को, और यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं 62nd सेशन ऑफ कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, जिसको CSOCD 62 कहा गया, विल चेयर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो बोलते हैं कि 62nd सेशन जो होगा, 62nd सेशन जो है वो किसका है, ये है किसका, सोशल डेवलपमेंट, जो कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट है उसका, इसको जो है वो कौन चेयर करेगा, तो इसको चेयर करने वाला भारत है अपना, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, इंडिया जो है वो इसको चेयर करेगा। हाँ जी, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट बनेंगे, यहाँ से आपने ध्यान रखना है, जो एम्बेसडर है रुचिका कंबोज, जो रुचिका कंबोज हैं ये इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, और ये चेयर करेंगी 62nd सेशन ऑफ कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, जिसको CSOCD 62 जो है वो कहा गया, और कब से कब तक, फ्रॉम February 5 to 14 2024 तक जो है वो इसको कर लिया गया है अभी तक। और फर्स्ट टाइम जो हुआ है ना, ऐसा हुआ है आफ्टर 1975 के बाद कि इंडिया ने जो है वो सेशन को जो है वो चेयर किया है, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के सेशन को इसको। अब देखो यहाँ पर एक तो ये जो रुचिका कंबोज है, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर क्या बात की गई, तो इसकी जो प्रायोरिटी थीम रखी गई थी वो रखी गई थी फॉस्टरिंग सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस थ्रू सोशल पॉलिसीज टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 23 एजेंडा जो है वो रखी गई थी। मतलब थीम बहुत लंबी थी इसकी, परंतु इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि 62nd सेशन जो है वो इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया। इंडिया ने यहाँ पर जो है वो वार्म वेलकम किया पोलैंड का, क्योंकि आने वाला सेशन 63rd सेशन जो होगा 2025 में, उसको जो है वो पोलैंड जो है वो होस्ट करेगा। ठीक है जी, तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि आने वाला सेशन कौन करेगा, यानी कि सोशल डेवलपमेंट को फोस्टर करने के लिए इसके ऊपर जो है वो जोर डाला गया 2030 तक। और आने वाला सेशन का हो गया, इस सेशन का हो गया, रुचिका कंबोज का हो गया, ये सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच सिटी इज सेट टू होस्ट
12th एडिशन ऑफ मिलन नेवल एक्सरसाइज। तो बोलते हैं कि ये जो 12वें नंबर की मिलन नेवल एक्सरसाइज होगी ये कहाँ पर जो है वो होगी। अब देखो हम बात करें इस मिलन एक्सरसाइज की कि ये जो है वो कहाँ पर होगी, तो ये एक्सरसाइज जो है वो होगी कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेवी की ये एक्सरसाइज है और मन में ज़रूर आया होगा कि एक्सरसाइज जो है वो किस तरह से होती है। तो ये भारतीय नौसेना की अपनी एक्सरसाइज होती है। ये जो है वो 2 वर्षों में एक बार होती है, कि इनके द्विवार्षिक जो है ये होती है एक्सरसाइज। और इसमें जो है वो अभ्यास किया जाता है, सेमिनार होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम, खेल कार्यक्रम, चर्चाएं, प्रदर्शनियाँ, युद्धाभ्यास, ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। और ये जो मिलन एक्सरसाइज है ये पहली बार 1995 में की गई थी और 1995 में इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी के साथ जो है इसकी स्टार्टिंग जो था वो हुई थी। 12th एडिशन 2024 में इसकी हुई, विशाखापट्टनम में जो है वो हुई। और इंडियन नेवी के द्वारा तो इसको किया गया। क्या इसमें कोई और कंट्रीज़ भी आई थी? हाँ, इसमें 50 और अलग अलग कंट्रीज़ जो था वो ज़रूर आई थी, परंतु इंडिया इसको करता है तो वही बात इंपॉर्टेंट है। 50 अलग कंट्रीज़ जो था वो इसमें आई थी। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन सी वो कंट्रीज़ थी, परंतु 50 कंट्रीज़ यहाँ पर बेशक आई थी। अगर हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो इंडिया के द्वारा जो है वो की जाती हैं अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा, तो देखो अगर हम बात करते हैं कि इंडिया जो है वो कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है किस किस कंट्री के साथ, तो हम बात करें इंडिया चाइना के साथ करता है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। इंडिया जो है वो इंडोनेशिया के साथ करता है गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। इंडिया रशिया के साथ भी करता है। रशिया के साथ जो है वो इंडिया जो है वो इंद्र एक्सरसाइज जो है वो करता है। इंद्र एक्सरसाइज आप में ध्यान रखना है कि रशिया के साथ की जाती है। धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज की जाती है इंडिया के द्वारा जो है वो जापान के साथ। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ जो है वो इंडिया करता है। नेपाल जो कि पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी देश नेपाल के साथ जो है वो सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। जो हमारा श्रीलंका है जिसके साथ हम समुद्री सीमा जो है वो शेयर करते हैं, समुद्री सीमा श्रीलंका के साथ शेयर करते हैं, और ये मित्र एक्सरसाइज होती है। मित्र एक्सरसाइज जो है वो हम श्रीलंका के साथ जो है वो करते हैं। वज्र प्रहार एक्सरसाइज भी होती है, ये यूएसए के साथ जो है वो इंडिया करता है। वज्र प्रहार बहुत बार एग्जाम में भी पूछी गई है। अच्छा, आपने ध्यान रखना है कि इंडिया और श्रीलंका को जो जोड़ने वाला चैनल है एक, वो उसको उस जो स्ट्रेट है जो इंडिया और उसको श्रीलंका को जोड़ती है, उस स्ट्रेट का क्या नाम है? ठीक है, जो वो स्ट्रेट का नाम आपने बताना है कि क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते हैं यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल द प्राइम मिनिस्टर अनवील द 125 फुट स्टैचू ऑफ वीर लचित बोरफुकन। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जो है वो वीर लाचित बोरफुकन की 125 फुट की प्रतिमा को जो है वो अनावरण करेंगे, इस स्टैचू का जो है वो इनॉग्रेशन करेंगे। अभी तक देखो ये इनॉग्रेशन जो है वो हुआ नहीं है। ये इनॉग्रेशन जो है वो आने वाले मंथ में जो है वो मार्च में मोस्टली जो है वो हो जाएगा, परंतु इसकी जानकारी मिली तो फिर से ये क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली आपके लिए। परंतु इतना ज़रूरी है जानना कि स्टैचू का इनॉग्रेशन जो है वो कहाँ पर जो है वो किया गया है। अगर हम ऐसे ही क्वेश्चंस की बात करते हैं कि हमने पहले क्या कोई इस तरह के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रखे हैं, देखो हमने पढ़ा था कि 12 फीट का एक स्टैचू जो है वो इनॉग्रेट किया गया है महात्मा गांधी जी का, जिसमें जो है वो गांधी वाटिका का भी जो है वो इनॉग्रेशन साथ में किया गया है। वो कहाँ पर किया गया है? तो वो न्यू दिल्ली में जो था वो किया गया था। एक क्वेश्चन आपने वो ध्यान रखना है, सितंबर में जो था ये किया गया था, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा हमने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पढ़ा था। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है वो लार्जेस्ट स्टैचू है BR अम्बेडकर का आउटसाइड इंडिया। तो ये आउटसाइड इंडिया शायद उत्तीर्ण सीरीज में डिस्कस हुआ था या मंथली एडिशन में डिस्कस हुआ था। ये कहाँ पर किया गया है? ये यूएसए में जो है वो किया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये आपने एक और बात यहाँ पर जोड़नी है साथ में कि ये जो आउटसाइड इंडिया जो है वो BR अम्बेडकर जी का स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इनॉग्रेट किया गया है। ये किसका रेप्लिका है? ये रेप्लिका है उस स्टैचू का जो कि जो है वो इंडिया में स्थित है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट अम्बेडकर जी का स्टैचू है हैदराबाद में 120 फीट का, उसका जो है ये रेप्लिका है, ये आपने ध्यान रखना है। और रामसूत्र जी के द्वारा जिसको जो है वो क्या किया गया था, क्राफ्ट किया गया था। रामसूत्र जी के द्वारा ही जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात का स्टैचू है उसको भी जो है वो किया गया है। तो ये आउट ऑफ इंडिया वाला क्वेश्चन भी आप ध्यान रखें यहाँ पर। इसके अलावा हमने एक स्टैचू पढ़ा था नाथुराम मिर्डा का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, राजस्थान में जो है उसका इनॉग्रेशन किया गया है। वो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं वैसे, परंतु फिर भी पूछ लिया गया। मार्च अप्रैल का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया गया तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एग्जाम में 1 नंबर दे देगा आपको। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर आप PGT के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो PGT पेपर 1 की टेस्ट सीरीज को आप अवेल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है।
इससे ज़्यादा सफिशिएंट टाइम नहीं है और डेफिनेटली आपको टेस्ट सीरीज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत मज़ा आएगा, आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हाँ, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली विच कंट्रीज इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, जिसको AANI कहा गया, वॉज लिंक्ड विद इंडियाज UPI। तो इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना, उसके साथ लिंक किया गया है किसी कंट्री के AANI सिस्टम को। तो ये कौन सी कंट्री है जिसके साथ जो है ये MOU साइन हुआ है? अगर हम बात करते हैं कि UPI को लेकर जो है ये MOU जो है वो साइन हुआ है, जो हमारा UPI है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये UAE के साथ किया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखें, UAE का जो AANI सिस्टम है ना, उसको लिंक किया गया है। ये ध्यान यहाँ पे लिखा गया है, इंडिया साइन MOU टू इंटरलिंक UPI विद UAE's जो इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है यहाँ का AANI, उसके साथ। हाँ जी, यहाँ से हम UPI के अलग अलग क्वेश्चन जानते हैं जो अभी तक हमने थोड़े ही दिनों में डिस्कस किए हैं, उन क्वेश्चंस को जानते हैं। हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था कि फर्स्ट ऐसी यूरोपियन कंट्री जो है वो कौन बनी है जिसने जो है वो क्या किया है, UPI को जो है वो अडॉप्ट किया है। तो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जो है वो बनी है कौन? फ्रांस। ये आपने ध्यान रखना है। साथ में हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि रिसेंटली जो है वो UPI सर्विस लॉन्च की गई है 2 कंट्रीज़ में। वो कौन कौन सी 2 कंट्रीज़ थी? तो वो श्रीलंका थी और एक जो था वो मॉरिशस थी। इन दोनों कंट्रीज़ में जो है वो क्या किया गया है, UPI को लॉन्च किया गया। तो श्रीलंका का नाम पता चल गया आपको, मॉरिशस का नाम पता चल गया, साथ में आपको पता चल गया फ्रांस का नाम। फ्रांस का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फ्रांस के साथ जो है ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिस एग्रीमेंट में जो है वो क्या कहा गया कि हम जो है UPI या फ्रांस में भी चल पड़ेगा। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है एम्यूल मैक्रोन, वो जो था वो इंडिया में आए थे। 26 जनवरी जब हमारा रिपब्लिक डे होता है तो वहाँ पर वो प्रेसिडेंट के रूप में जो था उनको इन्वाइट किया गया था, तो वो आए थे वहाँ से। और फ्रांस का जो बेस्टाइल डे होता है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी जो था वो गए थे। और हम जाने अगर फ्रांस के बारे में, फ्रांस के जो बेस्टाइल डे होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? आप ध्यान रखें कि फ्रांस का बेस्टाइल डे जो है जुलाई महीने में मनाया जाता है और 14 जुलाई को जो है ये बेस्टाइल डे जो है वो फ्रांस में मनाया जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लॉन्चिंग द ड्रीम ऑफ डिजायर्ड ट्रेन। तो बोलते हैं ड्रीम ऑफ डिजायर्ड ट्रेन जो है वो किसके द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है? अगर हम बात करें ड्रीम ऑफ डिजायर्ड ट्रेन की, तो ये जो ड्रीम ऑफ डिजायर्ड ट्रेन है ना, ये सऊदी अरबिया इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इस कंट्री के द्वारा जो है वो ये ड्रीम ऑफ डिजायर्ड ट्रेन जो है वो लॉन्च की गई है, स्टार्ट की गई है। ये है क्या पूरी तरह से? तो ये सऊदी अरबिया की एक लग्जरी ट्रेन सर्विस जो है वो होगी। इसमें जो है वो इसका जो परिचालन जो है वो 2025 के अंत तक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो ये आप ध्यान रखें कि 2025 के लास्ट तक जो है वो इसका जो है वो इनॉग्रेशन चल पड़ेगा या फिर स्टार्ट हो जाएगी। 800 माइल्स की जो जर्नी है ना, ये बिगिन करेगी रियाद, जो कि सऊदी अरबिया में पड़ता है, कैपिटल सिटी है सऊदी अरबिया की, वहाँ से लेकर और नॉर्थ वेस्ट टॉवर्ड द बॉर्डर ऑफ जॉर्डन तक जो है ये चलेगी। ये ज़रूर ध्यान रखें आप, कहाँ से चलेगी, कहाँ तक चलेगी। और ड्रीम ऑफ डेजर्ट है क्या, ये ट्रेन सर्विस है, कौन सी कंट्री की है? सऊदी अरबिया की। कब तक हो जाएगी? लेट 2025 यानी कि 2025 के अंत तक जो है ये चल पड़ेगी। इटली की परंपरा से जो था वो इसको थोड़ा सा इंस्पायर होके जो है वो डिज़ाइन किया गया है ट्रेन सर्विस को। अच्छा, सऊदी अरबिया के साथ भी हमने क्या कोई क्वेश्चन इस तरह का पढ़ रखा है? अगर पढ़ रखा है तो वो कौन सा क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है? देखो, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की गई इंडिया के द्वारा सऊदी अरबिया के साथ, उसका नाम आपने ध्यान रखना है। उसका नाम है सादा, SADA, तंसिक करके जो है वो उसका नाम है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तंसिक करके, ये जो है वो इसका नाम है सादा तंसिक, ये तंसिक है इस तरह से। ठीक है जी, ये जो है वो सऊदी अरबिया के साथ जो है वो एक्सरसाइज होती है इंडिया की। ये इंपॉर्टेंट होगी एक तो आपके साथ। क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज? क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है वो होती है और बड़ा रेयर है इस तरह की एक्सरसाइज होना। दूसरा देखो, सऊदी अरबिया क्या रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है? बिल्कुल जी, रेड सी के साथ जो कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करती हैं वो हमने पढ़ रखी हैं। रेड सी के साथ जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करती हैं? 6 कंट्रीज़ मुख्य रूप से इसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, जिसमें से सऊदी अरबिया आता है, यमन आता है, इजिप्ट आता है, सूडान आता है, एरिट्रिया आता है, जिबौती कंट्री आती है। तो ये हमने पढ़ रखी हैं कि रेड सी के साथ जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं
यूनाइटेड नेशन ग्लोबल टूरिज्म रिसाइलेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक पर्यटन जो लचीलापन दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन का ये ग्लोबल टूरिज्म रिसाइलेंस डे है, ये मनाया जाता है फरवरी महीने में। अब फरवरी की कौन सी तारीख को ये मनाया जाता है, तो फरवरी महीने की 17 तारीख को ये मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो फरवरी 17 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हमने क्या कोई इंपॉर्टेंट डेज पहले भी पढ़ रखे हैं? बिल्कुल जी, हमने पहले भी इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो पढ़ रखे हैं, और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो हमने पढ़ रखे हैं। देखो, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेज की, पहले तो आपने यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट डे ध्यान रखना है। वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे मनाया जाता है फरवरी 15 को, एक आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो है ये मनाया जाता है एनुअली, ये भी 15 फरवरी को ही जो है वो मनाया जाता है। और फरवरी के ही इंपॉर्टेंट डेज जो हमने पहले रिवाइज किए हैं, पढ़ रखे हैं, उनको भी जानते हैं। इससे लास्ट जो एडिशन थी उसमें हमने पढ़ा था कि फरवरी 6 को जो है वो सेफर इंटरनेट डे जो है वो मनाया जाता है। सेफर इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? फरवरी महीने की 6 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। उससे पिछला जो एक पार्ट था गिरिराज पत्रिका का भी, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो ये फरवरी महीने की 2 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। ठीक है जी, ये हमने क्वेश्चन पढ़ा था। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम क्या थी 2024 के लिए? 2024 के लिए इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वो भी थीम आपने ध्यान रखनी है, थीम भी इसकी इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा 2 फरवरी के बाद जो है वो 4 फरवरी का इंपॉर्टेंट डे आप नहीं भूलेंगे, वर्ल्ड कैंसर डे इस दिन मनाया जाता है। 4 फरवरी के बाद जो है वो हमने सेफर इंटरनेट डे पढ़ा था, 6 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड पल्सिस डे, दालों का दिन भी मनाया जाता है, वो 10 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये 11 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट डे हो गया। और इसके बाद हमने वर्ल्ड रेडियो डे पढ़ा था, 13 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जी का बर्थडे भी 13 फरवरी को ही जो है वो आता है, वो भी आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है 15 फरवरी को जो है ये वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे जो है वो मनाया जाता है, तो ये वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे भी जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद 17 फरवरी जो है हमने आज पढ़ लिया कि 17 फरवरी को भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डे जो है वो मनाया जाता है। वो कौन सा डे मनाया जाता है? वो मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल टूरिज्म रिसाइलेंस डे। इसके बाद भी जो आने वाले इंपॉर्टेंट डेज हैं वो भी हम रिवाइज करेंगे, उनको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहले तो आप जान लीजिए कि एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज ये लिमिटेड टाइम तक ऑफर है आपके पास, और इसको आप अवेल कर सकते हैं 50% डिस्काउंट पर। नीचे कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो इसका लिंक दिया गया है। काफ़ी एस्पिरेंट्स जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। काफ़ी अच्छा टाइम है तैयारी करने के लिए, और मौका भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी 2-3 सालों के बाद मिल रहा है, तो आपको अवेल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर रिसेंटली अलेक्जेंडर स्टफ वॉन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री, कि हाल ही में अलेक्जेंडर स्टफ ने जो है वो किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव जो है वो जीते हैं। देखो, जिस दिन भी मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछता हूँ उस दिन रिस्पॉन्स बहुत कम आता है। हमने ना जितने भी क्वेश्चन में कमेंट करने के लिए कहता हूँ ना, वो लास्ट एडिशन में डिस्कस हुए होते हैं, तो आपको टफ नहीं लगने चाहिए। इनफैक्ट आपका रिवीजन होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा था फिर भी याद नहीं रहा, एक बार कमेंट करके देखिए, आपको भूलेगा ही नहीं उस क्वेश्चन का आंसर। पूरा का पूरा आंसर करना याद आप कमेंट, जैसे कि आप कर देना अलेक्जेंडर स्टफ जो है वो इस कंट्री के जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो जीते हैं। नहीं भूलेंगे आपको क्वेश्चन, और चीज़ों को याद रखने का अपना एक तरीका बनाइए जिससे आपको चीज़ें याद रहें, ना भूलें। जो चीज़ें टफ लगती हैं टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। @allexam31 करके सर्च करना टेलीग्राम से, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है जी, तो बजट की अभी जो पीडीएफ थी वो भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी गई है, और भी बाकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन से सारे बजट के। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।